ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की हेल्दी हैप्पी एंड पॉजिटिव मॉर्निंग में भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए आज का सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और आई एम मधुमिता पंडा और मैं आज के होस्ट हूँ और एक हेल्थ कोच भी हूँ और वाइफ ऑफ एन एनर्जेटिक हस्बैंड एंड मदर ऑफ 2 टैलेंटेड किड्स। और आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है फ्रेंड्स, तो बी ओपन माइंडेड होके आपको रहना है। और आज सभी से मैं एक्सपेक्ट करूंगी आंसर के लास्ट में सब देंगे। और जैसे कि हम अगर माइंड को ओपन रखते हैं, माइंड और पैराशूट तब वो काम करता है जब वो ओपन होता है। तो ओपन माइंडेड होके सुनिए, हो सके तो अगर आप पोजीशन में है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज को हम टाइम देते हैं फ्रेंड्स, अगर उसको सही टाइम सही यूज नहीं करेंगे तो वो वेस्ट हो जाता है। तो वो आधा घंटा हम आप अपने जो नॉलेज को बढ़ाने के लिए टाइम दे रहे हैं, तो उसको भी हमें प्रॉपर यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज हमारे पास जबरदस्त हेल्थ कोच है जो बाय प्रोफेशन वो एक डॉक्टर भी है फ्रॉम बिलासपुर और एक हम्बल लेडी भी है और बेस्ट हेल्थ कोच भी है। वो अपने तो ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं और आज बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं हेल्दी रहने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है बी ए कार्बोहाइड्रेट डिटेक्टिव। तो आज हम जानेंगे मैडम से, सीखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का रोल क्या है और उसके बारे में। तो आप लोग के डिजिटल फिजिकल क्लबिंग से हम वेलकम करते हैं आज की बेस्ट हेल्थ कोच मिसेस सीमा पहाड़ी मैडम ऑन द जूम स्टेज। ओवर टू यू मैम। Thank you so much, ma'am. Good morning to all of you. Thank you, Madhumita ma'am. Warm welcome. और थैंक यू टू ऑल कि आज सब यहाँ उपस्थित हैं। तो माय नेम इज सीमा पहाड़ी फ्रॉम बिलासपुर, मदर ऑफ 2 healthy and genius intelligent kids and wife of great energetic और great health enthusiast husband, loving and caring. Thank you for that. और आज का मेरा जो टॉपिक है कि बी अ कार्बोहाइड्रेट डिटेक्टिव। तो आज हम इंटेंसिव फेज के 4th डे में हैं, है ना। और हमने कल सुना है कि कल के सेशन में सुना कि कैसे कार्बोहाइड्रेट का बर्डन हमारे बॉडी में बढ़ता है, अगर तो वो कैसे हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करता है, हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो उसके बर्डन को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ओवरकम करके हम अपने लाइफ के चैलेंजेस को कम कर सकते हैं। तो आज हम उसके आगे के लिए देखेंगे कि हम क्या चूज करें अपने खाने में। कार्बोहाइड्रेट तो नीड है हमारी बॉडी का, लेकिन हम उसको उसमें क्या चूज करें जो हमारे लिए हेल्दी हो। तो आज हम देखेंगे उसको। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी। स्क्रीन मेरा विजिबल है ना? यस यस मैम, कंटिन्यू। ओके। तो जैसे हमने देखा है कि हमारे फूड प्लेट में जो सबसे बेसिक चीज होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में हमें मिलता है, वो है कार्बोहाइड्रेट। हम सभी मोस्ट ऑफ सब कार्बोहाइड्रेट लवर्स होते हैं, क्योंकि शुरू से ही ये चीजें हमारे फूड प्लेट में बहुत ज्यादा मात्रा में रहा है और ये हमें एक सटाइटी फील कराता है कि हाँ, हमने खाया है कुछ। तो आज का जो टॉपिक है कि हम कैसे अपने फूड प्लेट में सही कार्ब को चूज करें और उसको इंटेक करें ताकि वो हमारे बॉडी के लिए सही काम करे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा है, शुरू से सब जानते हैं कि हमारे अंदर एक कहना चाहिए एक छोटा सा जासूस घुसा हुआ रहता है जो हर चीज को जान लेना चाहता है कि हम
क्या हमारे लिए सही है या क्या हो रहा है हमारे आगे पीछे, हर चीज को हम जान ले। तो बचपन से ये जो डिटेक्टिव वाला नेचर है ये हम सबके अंदर में रहता है। तो आज हम बस उसी डिटेक्टिव को थोड़ा सा जागृत करेंगे, थोड़ा जगाएंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे फूड प्लेट में हमारे लिए क्या अच्छा है और उसको हम कैसे चूज करेंगे। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम जो लेते हैं अगर उसका लेवल बहुत ज्यादा है हमारे बॉडी फूड प्लेट में, वो हमारे बॉडी में जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स कई बार क्रिएट करता है, वेट गेन कराता है, ऐसे मेटाबॉलिक डिजीजेस हो सकते हैं हमको। तो उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे अपने राइट फूड प्लेट को चूज करके। अ, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड, ये हमारा फूड प्लेट है। इस फूड प्लेट में हमको ये एक बैलेंस फूड प्लेट है, लेकिन नेचुरली होता क्या है, हम जब अपना नॉर्मल डाइट अपना लेते हैं तो कभी कभी हमारा जो खाना है, हम कुछ खाने जो हमें ज्यादा अगर पसंद आ रहे हैं, ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम उसको थोड़ा ओवर ईटिंग में ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ ये कार्ब के साथ होता है। अगर हमने अपने लंच में हैवी कार्ब ले लिया है या हैवी लंच ले लिया है, तो कुछ समय के बाद में, एक आध घंटे के बाद हमको थोड़ा सा ये फील होता है कि थोड़ा सा एक नींद ले लिया जाए या एक स्नैप ले लिया जाए। दोपहर में ऐसा अक्सर फील होता है, स्पेशली अगर हाई कार्ब हमने लिया है तो। ये किसी के भी साथ हो सकता है, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है। तो ये एक नॉर्मल कॉमन बिहेवियर है जो हम फील करते हैं। तो जो हम खाने में कार्ब की मात्रा जितनी ले रहे हैं उसको हम इस ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जब हम इसमें ये देख रहे हैं कि एक जो डार्क ग्रीन लाइन है जो हाई एल्टीट्यूड में जा रहा है वो है कार्बोहाइड्रेट का, और जो लो फ्लक्चुएशंस में है वो है प्रोटीन और फैट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एक सिंपल ग्लूकोज है ना? सिंपल ग्लूकोज है। जब वो हम इसको इंटेक करते हैं, वो हमारे बॉडी में जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत तेजी से ग्लूकोज को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ग्लूकोज रिलीज जितना तेजी से वो रिलीज होता है, उतनी ही तेजी से वो बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट में पहुंचता है, वहां को एनर्जाइज करने के लिए। तो जितना जल्दी वो इंक्रीज होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी में, उतना ही अ, जल्दी वो डिक्लाइन भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे ग्राफ में हमने देख रहा है कि ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ और वो 2 से 3 घंटे के बाद में वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। उसी की जगह पे हम देख रहे हैं प्रोटीन और फैट के जो कर्व हैं, वो स्लोली अप अपवर्ड जाता है, और उतने ही स्लोली वो डाउनवर्ड जाता है, उतने ही स्लोली वो डिक्लाइन होता है। तो हमारे बॉडी में उतने लंबे टाइम तक वो बना भी रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि वो हमारे बॉडी में जाते ही बहुत जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। डिपेंड करता है कि हम कौन सा कार्ब हम ले रहे हैं। वो सिंपल कार्ब भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स कार्ब भी। तो अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी हमारे बॉडी में घुलनशील हो जाता है और उतनी ही जल्दी उसका पाचन भी होता है, और हमारे बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल को उतनी ही तेजी से वो बढ़ाता भी है। वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्ब ले रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो उसमें जो उसके जो बॉन्ड्स हैं वो थोड़े स्लो डाइजेस्ट होते हैं, धीरे धीरे वो ग्लूकोज को रिलीज करते हैं। इसलिए ही मोस्ट ऑफ कहा जाता है कि हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना चाहिए या इसकी सलाह दी जाती है। क्योंकि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने से वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ते, क्योंकि उसमें से ग्लूकोज स्लो रिलीज होते हैं। अगर हमारे प्लेट में हमने राइस लिया, दाल लिया, वेजिटेबल्स लिए, बट अगर प्लेट में राइस की मात्रा ज्यादा है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी 1.5 से 2 घंटे के अंदर ही हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है। उसी के रिस्पॉन्स में एक और हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे इंसुलिन बोलते हैं। जितनी मात्रा में ग्लूकोज ब्लड में रिलीज होता है, उतनी ही मात्रा में इंसुलिन रिलीज होता है।
और इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है कि वो ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है, यही उसका फंक्शन है। तो एक टाइम के बाद में जैसे ही इंसुलिन रिलीज होता है, वो ब्लड से हमारे ग्लूकोज के लेवल को कम करने लगता है। और जब तक हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बना रहता है ना, 1.5 से 2 घंटे का जो टाइम रहता है, तब तक हम ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं या ज्यादा एक्टिव फील करते हैं। लेकिन जब इंसुलिन अपना काम करना शुरू कर देता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करने लगता है, तो हमें थोड़ी लो एनर्जी फील होती है, थोड़ा सा सुस्तपन लगना लगता है, थोड़े लेथार्जी हम फील करते हैं। तो उस समय ऐसा महसूस होता है कि अ, हम थोड़ा सा हमें आराम कर लेना चाहिए, एक नींद ले लेनी चाहिए, जो झपकी लेने की भी बात होती है ना। अब हम पे यहाँ पे बात करेंगे ब्रेन के लिए। ब्रेन हमारा हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ब्रेन को काम कर एक्टिव रहने के लिए, ब्रेन को अपना एक्शन करने के लिए, उसका जो मोस्ट जो जरूरी सोर्स है जहां से उसको एनर्जी मिलता है, वो भी क्या है? ग्लूकोज ही है। तो जब हमारे बॉडी में इंसुलिन के एक्शन की वजह से ग्लूकोज लेवल कम होने लगता है, तो हमारा जो ब्रेन हर समय जो एक्टिव रहता है, वो भी धीरे धीरे क्या होता है, उसको भी ग्लूकोज कम मिलता है, तो उसका भी एक्टिवनेस कम हो जाता है। ग्लूकोज लेवल कम होने से क्या होता है? ब्रेन ब्रेन का एक्टिवनेस भी कम होता है। और यहाँ ये एक और रीजन है जिससे हमें उस टाइम पे एक नींद का अनुभव होता है, ड्राउजीनेस लगता है, क्योंकि ब्रेन को भी प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमें कार्ब कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने के लिए बोला जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होता है? वो धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करता है और धीरे धीरे मोटाबलाइज होता है, और उसका जो ग्लूकोज है वो लंबे समय तक हमारी बॉडी में बना रहता है। तो फ्रेंड, ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए कितना जरूरी है, ये तो अब हम समझ सकते हैं, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि जो इस हेल्थ जर्नी में है, या जो अपना बॉडी मेंटेनेंस इसमें है, वो ये सोचते हैं कि क्या सारे कार्ब खराब हैं, कार्बोहाइड्रेट हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ ये एनर्जी का सोर्स है, वहीं अगर हम एक्सेस में ले रहे हैं तो ये हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होके फैट का रूप लेता है, और फिर हमारा वेट गेन कराता है, या अदर मेटाबॉलिक डिजीज के लिए भी ये जिम्मेदार हो जाते हैं। तो सिंपल कार्ब को क्या हमें अवॉइड करना चाहिए या नहीं? तो बस यहीं पर हमें अपना ये जो दिमाग का जासूस है, उसे स्टार्ट करने की जरूरत होती है, उसे जगाना होगा कि हमें चूज करना है कि कौन से कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए सही हैं, क्योंकि सभी कार्बोहाइड्रेट बुरे नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी की नीड भी है, हमें एनर्जी भी देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशंस जो हम लोग कई बार देख चुके हैं, कि अभी यहाँ पे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे क्या है? दो तरह के हैं। पहला है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है शुगर। जो हमारे शुगर है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट माने मोनोसैकेराइड चेन। मोनोसैकेराइड माने कि हाँ, जो सिंगल चैन वाले जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना, शुगर के, वो आएंगे मोनोसैकेराइड्स में, जिसमें प्लेन आएगा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है ना। जैसे अगर ग्लूकोज ग्लूकोज तो हो गया सिंगल चेन वाले हमारे सैकेराइड्स ना। उसके बाद हम देखते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में दो चैन मिलेंगे, समझ लीजिए, दो चैन है। तो ग्लूकोज जितनी जल्दी बॉडी में डाइल्यूट हो जाता है और जितने इंस्टेंट हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स में हम सुनते हैं कि कोई भी एनर्जी ड्रिंक लीजिए और वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो प्लेन शुगर है, उसमें उसको डाइजेस्ट होने के लिए समय नहीं लगता है, वो हमारे बॉडी में जाते ही वो ग्लूकोज रिलीज होता है और वो हमारे बॉडी को एनर्जी देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे ये तो हो गया ग्लूकोज का। अगर हम डाइसैकेराइड्स में जाते हैं, डाइसैकेराइड्स माने दो चैन, लेकिन ये भी क्योंकि सिंपल शुगर ही है, तो इनको भी डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। जैसे
सुक्रोज में कौन कौन से हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेंगे, जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। वैसे ही है माल्टोज है, जो हमारे अनाज या इनमें मिलते हैं। ये भी सिंपल ग्लूकोज है, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स हैं इनमें। तो ये बॉडी में जाने के बाद में बहुत जल्दी ही ग्लूकोज रिलीज करते हैं और एनर्जी देने का काम करते हैं। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स कार्ब में। कॉम्प्लेक्स कार्ब के 2 टाइप्स हैं, एक स्टार्च और दूसरा है डाइटरी फाइबर्स। स्टार्च क्या है? स्टार्च भी एक्चुअली शुगर्स ही है, लेकिन हाँ, लेकिन इसमें क्या है, जो मॉलिक्यूलर चेन है वो थोड़े ब्रांचेबल हैं, ब्रांचेस हैं ज्यादा उसमें। तो जिससे उसको ग्लूकोज रिलीज करने के लिए कुछ मेटाबॉलिक कंडीशन में जाना होता है, वो थोड़ा स्लो वो ग्लूकोज को रिलीज करते हैं। स्टार्च के जो गुड सोर्स हैं वो क्या है? पोटेटोज हैं, है ना, और अनाज हैं हमारे, मिलेट्स हैं हमारे। ये हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब के सोर्सेस हैं स्टार्च के। जैसे अगर हम पोटैटो हम लेते हैं तो वो इंस्टेंट वो कार्ब रिलीज करता है, ग्लूकोज रिलीज करता है, लेकिन अगर हम उसे उबाल के उसका ठंडा होने के बाद में अगर उसको खाते हैं तो वो एक रेसिस्ट कार्ब में चेंज हो जाता है, जो कि स्लो स्टार्च ग्लूकोज रिलीज करता है, और वो हमारे जो कॉम्प्लेक्स कार्ब में है उसमें आता है फिर। इसके बाद हम देखते हैं डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स भी हमारे 2 तरह के हैं, एक है वाटर सॉल्युबल फाइबर्स और एक है वाटर इनसॉल्युबल फाइबर्स, जो कि हम इस हेल्थ जर्नी में है तो हम सब जानते हैं कि हमारे ये जो फाइबर्स हैं ये दोनों ही हमारे लिए कितना बेनिफिशियरी है। तो जो सॉल्युबल फाइबर है, सॉल्युबल फाइबर क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में जाके वहाँ के पानी के संपर्क में आने से ये एक जेल लाइक फॉर्म बनाते हैं, जेल जैसा बनते हैं। और जो हम जो भी इंटेक कर रहे हैं फूड है ना, उसमें से जो भी अ, अ, क्या कहना चाहिए, शुगर है या ग्लूकोज है, उसको ये बाइंड करता है, बांधने का काम करता है, और फिर बहुत स्लोली धीरे धीरे ये ग्लूकोज को रिलीज करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही हमारे ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा फाइबर है ये। और उसके बाद आता है वाटर इनसॉल्युबल फाइबर। वाटर इनसॉल्युबल फाइबर क्या है? ये हमको मिलते हैं मोस्टली हमारे अनाज में, वेजिटेबल्स में, जो फाइबर या रैशेस जो होते हैं वो। इनका काम क्या है? ये हमारे बोवल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, हमारे बोवल मूवमेंट को सही बना के रखते हैं, है ना। ये हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, और बहुत उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। सो फ्रेंड, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट के जो अलग अलग चेन है ना, ये भी हमारे लिए उतना ही जरूरी। फिर हम उसके बाद में देखते हैं कि हम जो भी कार्ब खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट हम जो ले रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए। न केवल हमें उसकी क्वांटिटी को देखना है, बल्कि हमें उसकी क्वालिटी को भी देखना चाहिए कि हम जिस क्वांटिटी में हम कार्बोहाइड्रेट्स को ले रहे हैं, वो उस क्वांटिटी में उसकी क्वालिटी क्या आ रही है। या अगर हमको क्वालिटी फूड लेना है कार्बोहाइड्रेट्स का, तो एक उसका एक लेवल हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम उसकी क्वांटिटी कितनी लें, ताकि उसका हमें सही बेनिफिट हमको मिल सके। देन नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे हम पहले देखते हैं क्वांटिटी, है ना। तो हमारा जो फूड प्लेट है उसमें हम लोग ज्यादातर ध्यान किस बात पे देते हैं? हम देते हैं क्वांटिटी, हम कितना खाते हैं, है ना, ग्लूकोज हमको कितना उससे मिलता है। तो जो हमारे जो रिसर्च सेंटर्स हैं वो ये हमें बताते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, हमें उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी का जो मोस्ट ऑफ जो एनर्जी का सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट ही है, जिससे हमें ग्लूकोज मिलता है। और यही ग्लूकोज हमारे बॉडी के एक्टिवनेस, एनर्जी के लिए जरूरी है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट को इग्नोर तो नहीं करना है, अवॉइड तो हम नहीं कर सकते हैं, बट हम इसके क्वालिटी को ध्यान में रख सकते हैं। हमारे सेकंड जो है वो है
जो हमारे बॉडी के माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेंज है वो भी ग्लूकोज पे डिपेंड करता है। हमारा जो एक हेल्दी एडल्ट है उसके अंदर 45 to 65% जो कैलोरीज है वो कार्बोहाइड्रेट से ही आना चाहिए, है ना। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज हमें मिलता है वो मस्ट है हमारे बॉडी को एनर्जाइज करने। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्वालिटी की। अभी हमने देखा क्वांटिटी और अब हम देख रहे हैं क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें ये दो तरह का है, एक होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और एक होता है ग्लाइसेमिक लोड। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ये एक रैंकिंग सिस्टम है जो कि मेजर मेजर करता है कि हम जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उससे जो हमें ग्लूकोज मिल रहा है वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कितनी तेजी से बढ़ा रहा है। तो ये हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जो नॉर्मली जो इसका स्केल का जो रेंज है वो 0 to 100 है। इसमें 0 से 55 तक जो स्केलिंग है वो लो जीआई में आता है। 56 से 69 जो है वो मीडियम जीआई में आता है और 70 या उससे ज्यादा है वो हाई जीआई में आता है। तो इस तरह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो हम कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं उससे हमें कितना शुगर हमको मिल रहा है और वो हमारे डाइजेशन या हमारे बॉडी के लिए वो कितना जरूरी है। फिर आते हैं ग्लाइसेमिक लोड में। ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? ये है इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई फूड हम ले रहे हैं ना जिसका जीआई 70 से ज्यादा है, जैसे कि हम लेते हैं वाटरमेलन ही अगर ले रहे हैं, है ना, तो वाटरमेलन का जो होल है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 70। लेकिन हम होल को तो नहीं खाते, हमारा एक सर्विंग बाउल होता है, हम 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसा कुछ खाते हैं एक निश्चित मात्रा में। तो उस निश्चित मात्रा में हमको कितना ग्लूकोज मिल रहा है जो हमारे बॉडी को, हमारा बॉडी जिसको कंजर्व करेगा, ये होगा आपका ग्लाइसेमिक लोड। तो इसमें ग्लाइसेमिक लोड मतलब क्या हो गया? अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हम कितनी मात्रा में उसको ले रहे हैं। होल जो इंडेक्स है वो तो होल का है, लेकिन लोड हम जो इस मात्रा में ले रहे हैं उसको बोलेंगे, ठीक है। तो जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 1 से 10 तक लो माना जाता है और 11 से लेके 19 तक जो है वो मीडियम है, मीडियम ग्लाइसेमिक लोड है। और 20 या उससे ज्यादा जो आएंगे वो हाई ग्लाइसेमिक लोड में आएंगे। तो ये तो हम देख लिए कि हमारा जो हम ग्लूकोज ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में वो हमारे बॉडी में कितना जाता है, हम कितना इसको इंटेक करते हैं क्वांटिटी के रूप में, और उसके क्वालिटी को हम कितना एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट चीजें हैं ना जिनके ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, वो हमको समझ में आएगा यहाँ पे देखने से कि हमें समझ में आएगा कि क्या चीजें हैं जिसको हमको लेना चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे व्हाइट राइस है, यहाँ पे व्हाइट राइस लिखा हुआ है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? 73, जो कि हायर साइड है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है? 17। ये भी हमारे मीडियम से ऊपर ही है। और ब्राउन राइस अगर हम लेते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है? 68 और इसका ग्लाइसेमिक लोड होता है 16। वहीं पे हम देखते हैं कि जो व्हाइट ब्रेड है, होल व्हाइट ब्रेड, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 69, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्लाइसेमिक लोड कितना है उसका? 9 है, जो कि मीडियम लो है। तो ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। ऐसे ही अगर हम वाटरमेलन को लेते हैं, है ना, वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है? 72, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है? 4। यहीं पे ये चीजें हम देख सकते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। अगर हम क्वांटिटी बेस पे देखते हैं तो उसका जो इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उसको हम ग्लाइसेमिक लोड के रूप में देख रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जो इंडेक्स ज्यादा होने के बाद भी हमारे बॉडी पे उसका लोड कम पड़ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख के उन कुछ चीजों को हम ले सकते हैं जो हमारे लिए ज्यादा ग्लाइसेमिक लोड इंक्रीज नहीं करता है, मतलब हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को उतना नहीं बढ़ाता है। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि फूड्स पर हम जो नॉर्मली हम जो लेते हैं खाना या जो भी स्नैक्स ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं, तो हम उसकी जगह पे उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं हेल्दी वे में। जैसे हम लिए फ्रूट जूस। फ्रूट जूस सभी को
अच्छा लगता है, इजी भी होता है, इंस्टेंट के हम घर में भी फ्रूट जूस बना लेते हैं, हेल्दी फ्रूट जूस। लेकिन उससे क्या होता है, जैसे ही हम फ्रूट से जूस निकालते हैं तो उसमें से डाइटरी फाइबर्स किनारे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कुछ प्रोसेस अगर करते हैं तो कुछ मिनरल्स, विटामिन वो भी किनारे हो जाते हैं। तो हम इसको रिप्लेस किस चीज से कर सकते हैं, तो फ्रूट जूस की अगर जगह अगर हम वेजिटेबल जूस लेते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। वैसे ही व्हाइट ब्रेड की जगह पे हम होल व्हीट ब्रेड ले सकते हैं, क्योंकि होल व्हीट ब्रेड जो है वो मिलेट्स या अनाज से बना होता है, तो उससे ग्लूकोज स्लोली रिलीज होएगा। जैसे ही वड़ा पाव है, वड़ा पाव में जो उसकी स्टफिंग है वो भी ग्लूकोज है, उसके अंदर जो हमने डाला है मसाला वो भी ग्लूकोज है। तो ये हमारा ग्लूकोज लेवल को हायर साइड में ले जाएगा। इसकी जगह हम इडली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्मेंटेड है, जो हमारे गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, और स्लो रिलीजिंग ग्लूकोज है इसमें। व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस हम ले सकते हैं। आइसक्रीम जिसमें मोस्ट ऑफ सिंपल शुगर होता है ना, उसकी जगह पे हम योगर्ट ले सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, उसकी जगह पे हम लाइम वाटर ले सकते हैं। और फ्रूट जूस की जगह अगर हम होल फ्रूट खाते हैं तो वो और हमारे गट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हमको फाइबर्स तो मिलेंगे ही, उसके मिनरल्स और विटामिन भी हमको साथ में मिलते हैं। उसके बाद है फ्राइड चिकन या फिश। ये खाने की जगह पे अगर हम फ्राइड की जगह पे ग्रिल्ड, बॉइल्ड या रोस्टेड चिकन या फिश लेते हैं तो ये भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे ग्लूकोज लेवल को मैनेज करने के लिए। इसके बाद हम आते हैं हाँ, ये जो दिख रहा है ना, ये राइस है जिसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो काफी कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है, 52 अराउंड, है ना। एक हमारे मन में एक ये है धारणा है कि क्योंकि शुरू से हम राइस खाते आए हैं, है ना, खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में तो ये और ज्यादा है कि शुरू से राइस खाते आए हैं। तो अगर आप किसी को सडनली ये कह दें कि इनका ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ रहा है तो आप राइस खाना बंद कर दो, तो वो सोचने लगते हैं कि बिना राइस खाए तो हमारा गुजारा नहीं है। या फिर ये सोचने लगते हैं कि सब लोग खा रहे हैं, मैं ही नहीं खा रहा, तो मन में एक जो फीलिंग आने लगती है। तो उसके लिए एक ऑप्शन यहाँ पे है विकेश का लो जीआई व्हाइट राइस। ये वाइट कलर में वाइट ही है, और बाय टेस्ट भी व्हाइट राइस जैसा ही है, लेकिन इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम है, तो इसको हम फ्रीली इसको इजीली खा सकते हैं, जिससे हमारा ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे अभी तक के स्लाइड्स में हमने देखा कि सारे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, बुरे नहीं हैं, दे आर नॉट अ विलन। तो हमको ये चूज करना है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सभी कार्ब को हमको नेग्लेक्ट नहीं करना है, बस ये है कि अपने अंदर का जो डिटेक्टिव है उसको एक्टिव करना है, और हमको चूज करना है कि हमारे लिए कौन सा कार्ब सही है, जिसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, और वो हमारे बॉडी में एनर्जी का सोर्सेज भी बना रहे, और हमें हर चीज को अवॉइड ना करना पड़े। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कार्ब्स हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, लेकिन बस हमको ये चूज करना है कि हमें कौन सा कार्ब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। ठीक है। तो आज का एक्टिविटी ऑफ द डे ये है कि हम एक लिस्ट आउट करेंगे कि हमारे जो फूड प्लेट में हम जो कार्ब ले रहे हैं उसमें इसमें कितना जीआई और जीएल वैल्यू कितना है, उसको हम एक लिस्ट आउट करेंगे और अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में हम इसको शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे हम अपने फूड प्लेट को थोड़ा सा चेंज करके हम अपना जो डाइटरी फॉर्म है उसको हम सही कर सकते हैं। हर चीज को अवॉइड करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन केवल सही करेक्ट सिलेक्शन के द्वारा हम हर चीज को अपने फूड प्लेट में हम शामिल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सीमा मैम, और बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग था आपका। और आज हमने जाना कि कार्बोहाइड्रेट, सारे कार्बोहाइड्रेट खराब नहीं होते,
और कितना जो हम लोग पोषण को लेते हैं, कौन सा हमें जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स होता है हमारे एनर्जी का, तो उसको छोड़ना नहीं है। बट हम कौन सा जो जो मैडम ने बताया, लो जीआई, लो जो जो इंडेक्स, लो इंडेक्स और लो जीआई हमें लेना है। तो वो उसको हम चूज करके, हमारे हाथ में रहता है हम कौन सा हमें चूज करके इसको लेना है। तो जबरदस्त क्लैपिंग दे सकते हैं मैम के लिए, और अच्छा अच्छा कमेंट भी हम लिख सकते हैं। मैडम ने इतना अच्छा तैयारी करके हमारे साथ शेयरिंग की है। और आज हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे फ्रेंड्स, आप सभी से। तो आप तैयार हैं क्वेश्चन के लिए? कितना सारा चीज हमने आज सीखे, तो कुछ मैं नोट की हूँ, उसका क्वेश्चन आप लोगों को पूछूंगी। तो आप सभी से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप सभी तो हम आज सीखा कि एक बैलेंस कितना परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। एक फूड फूड प्लेट दिखाया गया था, उसमें कितना परसेंटेज था? ग्रेट। आप सभी से एक्सपेक्ट करना चाहती हूँ कि आप सभी आंसर देंगे। यस यस यस, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सभी से। यस फ्रेंड्स, 25% हमें हमारे प्लेट में रहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। और टू टाइप का कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया मैम ने, तो वो टू टाइप का कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सा है? टू टाइप का कार्बोहाइड्रेट मैडम ने बताया। यस यस, ज्योति जी ने राइट आंसर, सबका राइट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है। ग्रेट ग्रेट। अब टू टाइप का कार्बोहाइड्रेट, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा हमारे बॉडी के लिए सही है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट सही है, सिंपल या कॉम्प्लेक्स? यस, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ग्रेट ग्रेट, सभी के लिए मेरे तरफ से जोरदार क्लैपिंग देना चाहूंगी। बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत अच्छी तरह से आज हमने सीखे हैं सब मिलके। और कौन सा हार्मोन है जो हमारे ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए हेल्प करता है? हार्मोन बताया मैडम ने। यस, बहुत बढ़िया है। सभी ने बहुत अच्छी तरह से आज हम सुने हैं, तो सभी का बहुत आंसर, बहुत बढ़िया आंसर, सब करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो खुद के लिए जोरदार क्लैपिंग हम दे सकते हैं फ्रेंड्स। और जैसे कि मैडम ने बताया कि लो जीआई और इंडेक्स के बारे में बताया, तो जो लो जीआई कितने हमारे नॉर्मल में आता है, हमको कितना परसेंटेज देखा है मैडम ने, वो सही है? 1 से 10 देखा है, 11 से 19 देखा है, और 20 जो है वो हाई होता है। जो कौन सा हमारे हेल्थ के लिए सही है? ग्लाइकेमिक लोड के बारे में मैडम ने बताया, वो कितना परसेंटेज हमारे सही है? मीडियम में कौन कितना परसेंटेज मीडियम में आता है? और हमारे जो जीआई हमारे जो मीडियम में आता है, वो रही हमारे लिए सही है। बहुत सभी ने बहुत आंसर अच्छा दिए हैं। तो सभी के लिए जोरदार क्लैपिंग, खुद के लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं। और आज सभी ने, बहुत लोगों ने अच्छे आंसर, बहुत जो राइट आंसर, करेक्ट आंसर दिए हैं। और थैंक यू सो मच एवरीवन। और आपने बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं आज। लाइक ग्लाइकेमिक लोड के बारे में हमने जाना है, ग्लाइकेमिक इंडेक्स के बारे में हमने जाना है, और हमें उसी के अकॉर्डिंग हमको अगर फूड को चूज करके हम खा सकते हैं, और हमारे हेल्थ को, जो हेल्दी वेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो हम आगे की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, वैसे नेटवर्क प्रॉब्लम।
चलते हैं। सॉरी, तो हमने सीख लिया आज हमारे मेंटल को जो, और आज हम जो हमारा और एक जो पिलर, स्ट्रॉन्ग पिलर होता है एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए, वो हम करेंगे अभी। तो हमारे पास बहुत ही जबरदस्त हेल्थ कोच है, और योगा टीचर भी है, सर्टिफाइड वो योगा टीचर भी है। तो उनको इनवाइट करते हैं, और उनके साथ अपने अपने वीडियो को ऑन करके करेंगे तो डेफिनेटली हम उनको भी अच्छा लगेगा, और हम भी हमारे बॉडी के लिए भी तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, बॉडी को जो चाहिए। तो हेल्प मी वेलकम प्रतीक हमका जी ऑन द जूम स्टेज। Thank you, Madhumita ji. Good morning, everyone. Am I audible now clearly and visible? यस। Okay. Okay, friends. तो योगा करेंगे, करो रोग योग, रहो निरोग, है ना? वो प्रिंसिपल काम करता है फ्रेंड्स। तो कोई भी एक आसन में बैठेंगे, सब कोई अपना अपना मैट पे बैठ जाएंगे। योगा के जैसे कुछ नियम होते हैं, हम लोग जितना देर योगा करते हैं स्थिर होके बैठेंगे, कमर गर्दन पूरी सीधी होगी, एक स्ट्रेट सरल रेखा में, और मुद्राएं हमेशा सही करके रखें। छोटा छोटा रोल है, बट बहुत बड़ा बड़ा मतलब बॉडी में फंक्शन करने में हेल्प करता है हमको। तो ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा प्रेयर के साथ स्टार्ट करेंगे। घुटनों पे रहेगा, दोनों हाथ इस तरह घुटनों पे, ऐसा आगे ना करें, ऐसा घुटनों पे रखें। यस। डीप ब्रेथ लेंगे, 3 बार ओम उच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ही। ओम। तो हम लोग इंटेंसिव फेज में हैं फ्रेंड्स। कुछ योगासन करेंगे, खड़े होके बॉडी को वार्म अप। एक दो एक करेंगे, जस्ट पैर को अप डाउन करेंगे। हाथ भी पैर भी स्लो से स्टार्ट करेंगे, स्पीड अपने आप बढ़ते जाएगा। कोशिश कीजिए पैर हिप में लगे। विश्राम। नेक्स्ट पैर को अप करेंगे, मतलब कोशिश कीजिए घुटना छाती तक लगे, उतना ऊपर लेने की। थोड़ा स्पीड। विश्राम।
घुटना चलन। ये दोनों पैर में 1 से 1.5 फुट का गैप। सांस छोड़ते हुए थोड़ा डाउन होंगे, सांस छोड़ते हुए अप। 1 10 बार। विश्राम। दोनों पैर में गैप, दोनों हाथ आगे, मुट्ठी बंद। सांस छोड़ते हुए 1 और डाउन होंगे इस तरह, सांस लेते हुए अप। दूसरी ओर हाथ दोनों सामने ही रहेगा, हाथ मतलब साइड में नहीं जाएगा। चार, 5, 6, 7। थोड़ा कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच करेंगे। 9 10 सेकेंड। पोज पूरा ऐसा बैठने की कोशिश करेंगे जो कर सकते हैं। अपर बॉडी वहीं रहेगा स्टिल होके, सिर्फ दृष्टि सामने ही है, सिर्फ मतलब घुटना के बल हम लोग बैठ रहे हैं। सांस छोड़ते हुए इस तरह बैठेंगे, सांस लेते हुए अप, फिर सांस छोड़ते हुए डाउन। विश्राम। नेक्स्ट, ये वाला पैर देखिए, पैर का पोजीशन ऐसा था, ऐसा हो जाएगा ये पैर का। ये एक पैर, सांस लेते हुए अप, पीछे का घुटना नहीं मुड़ेगा। 2। ऐसे ही दूसरे साइड, सांस लेते हुए अप, ऊपर की ओर देखेंगे। 2 1 2 1 बहुत बढ़िया। 2 1 सांस लेते हुए अप। 2 1 2 1 2 2। विश्राम। नेक्स्ट हम करेंगे लंग्स के लिए। ये सब योगिंग है, थोड़ा स्पीड ही हो रहा है। सांस छोड़ते हुए इस तरह दोनों हाथ, सांस लेते हुए पीछे हाथ को जितना ले पाएंगे, बैकवर्ड बेंडिंग जितना होंगे। तो सांस पूरा छोड़ दीजिए, नीचे आते हुए सांस को पूरा भर लेंगे। 3 4 5 6 7 8। हाथ को पूरा खोल देंगे इस तरह, हाथ पूरा स्ट्रेट रहेगा, कोहनी भी सीधा रहेगा। 9 10। विश्राम। बहुत ही बढ़िया हमारे लंग्स के लिए। तो 20 टाइम्स हम लोग जंपिंग जैक करेंगे। पहले स्लोली करेंगे। 1 2 3 4, और एक बार कीजिए 1 2 3 4। फिर हम 1 2 करेंगे। 1 2 3 4। अभी 20 टाइम्स 1 2। विश्राम। मुंह पूरा बंद करके करेंगे। उसमें भी सांस के साथ आप जब एक बार ऐसा करते हैं, सांस
लेते हैं तो जब डाउन होते हैं, सांस छोड़ते हैं तो जल्दी थकान नहीं लगेगी। विश्राम, थोड़ा रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे घुटना चलन। दोनों हाथ आगे, दो पैर में 1 से 1.5 फुट का गैप। सांस छोड़ते हुए घुटनों के बल बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस लेते हुए उठेंगे। घुटनों को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट हम करेंगे ताड़ासन। 1 2 3 4। सांस लेते हुए पंजों के बल खड़े होंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे, दृष्टि सामने। लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा, हृदय के लिए भी, हार्ट के लिए ताड़ासन। 5, एड़ी नीचे, 6, हाथ नीचे, 7 8। विश्राम। नेक्स्ट आसन वृक्षासन। एक पैर से खड़े होंगे, दोनों हाथ ऊपर जोड़ लेंगे। दृष्टि एक पॉइंट पर, आपके सामने कुछ भी दीवार है, जो भी है, जस्ट एक पॉइंट को इमेजिन कीजिए और पूरी दृष्टि उस पर टिका के रखेंगे। फोकस, कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा आसन। हम अपने बच्चों को बता सकते हैं, उनसे करवा सकते हैं, खुद भी करेंगे। विश्राम। दूसरा पैर ताड़ासन भी बच्चों को भी करवाइए, ताकि जिनका हाइट कम है, हाइट ग्रोथ होगा। विश्राम। ये हमने खड़े होकर कुछ यौगिक योगिन कुछ आसन के। अपने जगह पे बैठेंगे, कुछ खड़े होकर कुछ आसन, अभी बैठकर कुछ आसन करेंगे। कुछ सेकंड रिलैक्स हो जाइए। जानुसिरासन। जानुसिरासन, एक पैर को पूरा आपके जितना करीब होगा करीब ले आइए, पूरा एनस तक टच करे, अच्छा है। सांस छोड़ते हुए पैर को टच करेंगे, दूसरे पैर को। इसको हम ज्ञानोसिरासन बोलते हैं। ध्यान मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमारा स्पाइनल कॉर्ड का सबसे नीचे का हिस्सा, पीठ का सबसे नीचे का हिस्सा कॉर्ड का, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सांस छोड़ते हुए नाक को धीरे धीरे घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे, जितना डाउन हो सकते हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से। 1, कुछ देर होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। और एक बार करेंगे इसको अश्विनी मुद्रा। एक मुद्रा के साथ करेंगे, जिसको भी पाइल्स से कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब टॉयलेट होने में थोड़ी तकलीफ होती है, वो सबके लिए बहुत ही अच्छा। हम इस आसन को करते हुए, इस तरह जैसा किए थे आप ज्ञानोसिरासन करते हुए, हम मल द्वार को संकुचित प्रसारण अपने मन मन में करेंगे। ठीक है, फील करेंगे। सांस छोड़ते हुए 1 2, अपने मल द्वार को बंद करते रहिए, खोलते रहिए खुद से। इसको हम अश्विनी मुद्रा बोलते हैं पाइल्स के लिए। और भी उसके रिलेटेड जो डिजीज है कुछ, वो सबके लिए बहुत ही अच्छा। विश्राम। दूसरे पैर से करेंगे। यस, सांस छोड़ते हुए पहले साधारण ज्ञान मुद्रा, ध्यान मूलाधार चक्र पर। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। और एक बार करेंगे अश्विनी मुद्रा के साथ। मुद्रा को जैसे मलद्वार को हम संकुचित प्रसारण कर रहे थे वैसा ही करेंगे। एक, सांस छोड़ते हुए ध्यान पूरा मलद्वार पर संकुचित प्रसारण करते रहेंगे। विश्राम। किसी किसी को खाना खाते ही टॉयलेट हो जाता है, मतलब खाना खाते ही उनको जाने की जरूरत पड़ती है, वो सारे डिजीज के लिए ये बहुत ही अच्छा अश्विनी मुद्रा। विश्राम। दोनों पैर से करेंगे एक साथ। सांस छोड़ते हुए पाद पश्चिम उत्तनासन, दोनों पैर को टच करेंगे, सांस छोड़ते हुए झुकेंगे, कुछ देर होल्ड। कोशिश कीजिए जितना झुक सकते हैं, धीरे धीरे नाक को घुटने में लगाने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। रिलैक्स। नेक्स्ट हमने आगे झुकने का आसन किए तो कुछ पीछे झुकेंगे। ओष्ट्रासन, घुटनों के बल इस तरह से बैठेंगे। वज्रासन में घुटनों के बल इस तरह। यस, बहुत बढ़िया सबका। पहले हम चक्रासन कर देंगे, अर्ध चक्रासन। ऐसे दोनों हाथ को बांध लीजिए। यस, और जस्ट पीछे थोड़ा ऐसा बेंडिंग होंगे। कुछ देर होल्ड कीजिए, आकाश की ओर देखेंगे। विश्राम। बहुत बढ़िया सभी का। नेक्स्ट हम करेंगे ओष्ट्रासन। दोनों हाथ से दोनों पैर का एडी को टच करेंगे। यस, कुछ देर होल्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो हमने आगे बेंडिंग किया था, देखिए आपको पूरा स्ट्रेच फील हो रहा होगा। पीठ दर्द, कमर दर्द, ये सारे के लिए बहुत ही अच्छा आसन ओष्ट्रासन। विश्राम। धीरे धीरे नॉर्मल सांस लेते हुए उठेंगे। यस, हमने बैठकर कुछ आसन किए। बैठकर और एक आसन करेंगे हम, मंडूकासन। वज्रासन में जैसे बैठे थे बैठेंगे। यस, बैठ जाइए पूरा। हिप जो है आपका दोनों एडी के बीच में होगा। दोनों मुट्ठी बंद कर लेंगे, अंगूठा अंदर की ओर। और जो ये चक्री बना ना मुट्ठी के, वो आपके पेट के साइड होगा, पेट में टच होगा, नाभि के थोड़ा नीचे। सांस छोड़ दीजिए पूरा। सांस छोड़ते हुए छाती को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। गर्दन थोड़ा ऊपर होगा। कुछ देर होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। धीरे धीरे सांस लेते हुए उठेंगे। मंडूकासन हमारा इंसुलिन सिक्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा। डायबिटिक जिसको है वो लोग ज्यादा टाइम तक कीजिए, 10-11 बार कीजिए। उसकी कोई प्रकार दो। हाथ को खोल दीजिए, मुट्ठी बंद था, अभी हाथ को खोलेंगे, लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड। पूरा पेट को अंदर कर लीजिए, पेट मतलब हाथ से प्रेस करके। सांस पूरा छोड़ दीजिए, पेट खाली। ऐसे ही झुकेंगे। कोशिश कीजिए हिप ना उठे, हिप जहां बैठा हुआ था आपका दोनों एडी के बीच में लगे रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस लेते हुए उठेंगे। विश्राम। नेक्स्ट हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रियासन। अर्ध मत्स्येंद्रियासन। और एक आसन करेंगे, नया आसन, पशु विश्राम आसन। इस तरह एक पैर को कर लीजिए। ये पैर मतलब एड़ी निकला हुआ है, देखिए पैर उसके ऊपर मैंने नहीं बैठी हूँ। यस, और एक पैर को पूरा एनस तक जैसे हम लगाते हैं लगा लेंगे।
यस, जैसे हम आराम करने के लिए ऐसे बैठते हैं ना, घर में कभी कभी नीचे बैठते हैं तो अपने आप ये पोज बन जाता है, पशु विश्राम आसन, उसका नाम ही यही है। तो सांस लेते हुए अप होंगे, दोनों हाथ ऊपर की ओर, जो पैर ऐसा फोल्ड किए हैं ये वाला पैर उस, और आप लोग झुकेंगे, पूरा प्रणाम करेंगे, जैसे धरती पे मस्तिष्क को लगाएंगे। एक, सांस छोड़ते हुए कुछ देर होल्ड, बहुत ही आराम फील हो रहा होगा। सांस लेते हुए अप। अभी दूसरी ओर करेंगे, देखिए दूसरी ओर आपका उतना नहीं लगेगा मस्तिष्क, कोशिश कीजिए जितना झुक सकते हैं। एक, सांस छोड़ते हुए, पहली और जितना आराम से लगा था, दूसरी ओर थोड़ा आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा। विश्राम। और एक बार करेंगे, एक, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए अप। दूसरी ओर, सांस छोड़ते हुए डाउन। आपको मतलब मस्तिष्क धरती पे नहीं लग रहा होगा, घुटना तक जा रहा होगा, धीरे धीरे कोशिश करेंगे। पहली बार कर रहे हैं तो ऐसा होगा, इससे भी हमारा बहुत सारा गैस रिलीज होगा, बहुत आराम होगा पूरे बॉडी को। दूसरे साइड करेंगे। अभी इस पैर को ऐसा फोल्ड कर लीजिए, एड़ी बाहर ही रहेगा, और इसको पूरा मलद्वार के पास तक ले जाएंगे। ये दोनों हाथ ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए पहले जो पैर फोल्ड किए हैं उसके साइड आ जाएंगे। एक, सांस छोड़ते हुए, धीरे धीरे सांस लेते हुए अप। दूसरी ओर, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस लेते हुए अप। फट से हाथ को नहीं उठाएंगे, जैसे धीरे धीरे हम इस तरह किए वैसे धीरे धीरे इस तरह लाते हुए हाथ को करेंगे, ठीक है। एक, सांस छोड़ते हुए, दो। दूसरी ओर, एक, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस लेते हुए अप। विश्राम। धीरे धीरे होगा। देखिए अभी आपका बॉडी में यहाँ कितना स्टिफनेस है, तो हम लोग झुक नहीं पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा। ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है कि मैं कैसे करूं तो हो जाएगा, है ना। यस, विश्राम। नेक्स्ट हम करेंगे, दोनों पैर को फैला लीजिए, ये वज्रासन में ही दोनों पैर में गैप रख लीजिए। इस तरह दोनों हाथ को आगे लेके जाएंगे, बालासन। सांस छोड़ते हुए डाउन, मस्तिष्क धरती पर। विश्राम। धीरे धीरे सांस लेते हुए अप। यस, बहुत अच्छा। हम लोगों ने बैठकर कुछ आसन के, लेटकर और पीठ के बल और पेट के बल हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज हमने कुछ खड़े होकर और बैठकर आसन, वैसे 4 प्रकार के होते हैं टोटली। खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल लेटकर, पीठ के बल लेटकर। तो हम लोग इस बार 2 सेशन में डिवाइड कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट थोड़ा कर लेते हैं बटरफ्लाई। सभी के लिए बहुत ही अच्छा उत्तम आसन, जिसमें हमको चलने का फल मिल जाता है। स्टेप्स जो आप काउंटिंग करते हैं ना 10,000, हम ये वाला भी जब करते हैं तो हमको चलने का बेनिफिट हो जाता है फ्रेंड। तो जो लोग नहीं चल पा रहे हैं ना, वो घर पे बैठ के टीवी देखते हुए या और अदर काम करते हुए भी इस आसन को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बॉडी का पोस्चर सही होना चाहिए, एक सीधी सरल रेखा में स्पाइनल कॉर्ड, गर्दन होना चाहिए, और ध्यान आपका दोनों जांघ को जो हिला रहे हैं ना उसकी ओर होना चाहिए। विश्राम, रिलैक्स। तो हम जस्ट
प्रार्थना के साथ 1-2 मिनट का मेडिटेशन के साथ समाप्त करेंगे। कोई भी आसन में बैठेंगे, सिद्धासन, सुखासन। हमने जितने भी यौगिक योगिंग किए, कुछ बैठकर, कुछ खड़े होकर आसन के, शरीर में कुछ चंचलता आ गई है, शरीर में हलचल हुई है, उसको हम शांत करेंगे। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। पेट तक सांस को लेंगे, बेली ब्रीदिंग। पेट तक सांस को लेंगे, पेट से पूरा सांस को छोड़ देंगे। सांस लेने से पेट फूल रहा है, सांस छोड़ने पर पेट सिकुड़ रहा है। फील कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। आंखें बंद रहेगी। चित्त को पूरे शरीर पे घुमाना है। पूरे शरीर की यात्रा करेंगे। अंदर से जो हलचल हुई है आपको फील होगा। जैसे ही हम कहीं पे ध्यान देते हैं, शरीर का वो अंग शांत हो जाता है, अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगता है। पूरे शरीर में चित्त को घुमाएंगे। शरीर शिथिल हो गया है। धीरे धीरे चित्त को मस्तिष्क के दोनों भ्रुकुटियों के बीच, दोनों आईब्रो के बीच ले आएंगे। उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे 1 मिनट। फील कीजिए सूर्य की दिव्य किरण मेरे मस्तिष्क में फैल रही है। सांस लेते हुए मेरे शरीर में ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। सांस छोड़ते समय शरीर के सारे दोष, सारे विकार बाहर आ रहे हैं। ओम के साथ सब कोई ओम उच्चारण करेंगे। ओ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपनी जगह पे सभी प्रणाम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, दिस इज फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोकर और योगा करेंगे। बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच ज्योति जी। ज्योति जी के लिए जोरदार क्लैपिंग करना चाहिए हमें, और उनके लिए अच्छा कमेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि उनका जो वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ स्पेंड किया है, इतना अच्छा योगा सिखाए हम, सीखे हम सब आज इनसे। तो थैंक यू अगेन ज्योति जी। और हम इस सेशन को हम यहीं पर रखते हैं फ्रेंड्स, और आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो। और इस सेशन को हम यहीं पर रखते हैं, कल सेम टाइम पे मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।